नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का सिंग मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोग जो है वो डाइजेशन सिस्टम को शुरू किए थे, है ना। पाचन तंत्र को हम शुरू किए थे और पाचन तंत्र को हम काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इसी कारण इसको हमने बहुत सारे भागों में बांटा है। एक क्लास में इतना बड़ा वीडियो आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि शॉर्ट में पढ़ाया जाए तो 1 या 2 घंटे में ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन डाइजेशन सिस्टम को बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है तो उसको अलग अलग भागों में ही पढ़ाना पड़ता है। तो हमने लास्ट क्लास में माउथ को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि मुंह क्या है, क्या क्या होता है। टंग को पढ़ लिया था कि जीभ जो है वो आखिर कितने भागों में बटी होती है, कौन कौन सी इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं, आगे पीछे बीच में सब कुछ। दांत को हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया था, दांत का पूरा ऑपरेशन कर लिया था, इसके प्रकार, इसके टाइप, इसका फॉर्मेशन, कठोर भाग, है ना, सेंसरी भाग, सब कुछ देख लिया था। लिप की बात कर ली थी, होंठ जो है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियों पर भी चर्चा चर्चा हो चुकी थी, है ना। लार जो है उसका उपयोग वो सब हमने पढ़ लिया था। लार का पीएच मैं बताना भूल गया था पिछली क्लास में। तो 6 से 7 के बीच में इसका पीएच रहता है, 6 से 7। पीएच मान तो बच्चे बच्चे जानते हैं, इसलिए पीएच मैंने नहीं बताया, बल्कि लार ग्रंथि के वो भाग बताए जो बहुत एडवांस लेवल के होते हैं, जैसे टाइप हो गया, उसका जो लार लार है उसका जो कंपोजिशन है वो हो गया। तो 6 से 7 के बीच में इसका पीएच होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पुस्तक में तो 6.4 लिखा है, 6.5 लिखा है, 6.8 लिखा है। तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो बॉडी है हमारी, उस बॉडी में कोई भी चीज़ हो वो फिक्स नहीं होती। फिक्स क्यों नहीं होती? मानव मशीन थोड़ी है, जो ह्यूमन है वो मशीन थोड़ी है कि भाई कोई चीज़ फिक्स होगी। मानव है, इसलिए मानव की सारी चीज़ें जो है फ्लैक्चुएट होती हैं, फ्लैक्चुएट होती हैं। तो जितने भी जो पीएच मान आप देखते हैं ना, वो पीएच मान एक मिनिमम रेंज से एक मैक्सिमम रेंज के बीच में होते हैं, जिससे वो क्या है, किसी भी पदार्थ को अपने अनुकूल बना सके। जैसे मान लो आपने क्षारीय खाना खा लिया बेशक, तो वो उसको एसिडिक में परिवर्तित करेगा। अगर आपने अम्लीय चीज खा ली, अचार मचार खटाई टाई फुल्की, तो वो उसे बेसिक नेचर में बदलेगा, है ना। तो इसी का काम जो है वो कौन करता है, इसी का काम जो है वो करता है कौन, लार। तो ये 6 से 7 के बीच में होता है। 6.5 एवरेज माना जाता है, लेकिन जो मांसाहारी लोग होते हैं उनका 7 से भी ऊपर निकल जाता है ना। ठीक है। आज हमारे दो टॉपिक हैं, पहला है यूसोफेगस पर चर्चा करना और दूसरा है आमाशय पर चर्चा करना। यूसोफेगस को ग्रास नली कहते हैं, ठीक है, और आमाशय को पेट कहा जाता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, आगे हम बताएंगे। तो यूसोफेगस में आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहले, यूसोफेगस आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। चलिए यहीं समझ लीजिए। ये मान लो आपका पेट है, ठीक है। ये यहाँ से आंत शुरू हो जाती है, उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐसा आंत रहता है नीचे, यहाँ से आगे बता देंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ से माउथ से, यहाँ माउथ से
जो यहाँ तक है, जो यहाँ तक है, ये कहलाती है आपकी ग्रास नली। ये क्या कहलाती है भैया? ग्रास नली यूसोफेगस। ठीक है। और ये ग्रास नली के बाद यहाँ से ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग कहलाता है आपका पेट या स्टमक या आमाशय। ठीक है। इसी के आसपास लीवर भी होता है, ऐसा है ना। लीवर की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, वहां समझा देंगे। तो इस ग्रास नली में सबसे पहली चीज तो क्या है कि पहला फैक्ट है कि इसमें जो खाना है, उस खाने का खाना जो है वो, उसका जो पाचन है वो नहीं होता है। ये आपको एक फैक्ट याद रखना है। ठीक है। खाने का पाचन इसमें नहीं होता है। खाने का पाचन माउथ में होता है, पेट में होता है और आंतों में होता है ना। लेकिन ये जो ग्रास नली है, इसमें किसी भी प्रकार से पाचन नहीं होता। तो ये किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है? ये इसको चीज, ये आइडेंटिफाई ये कर रहा है कि जब खाने का पाचन नहीं होता तो इसका मतलब इसमें किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं होती। ग्रंथि नहीं होती। एब्सेंट, ऑल ग्लैंड्स इज एब्सेंट ऑन यूसोफेगस। ठीक है। कोई भी ग्रंथि नहीं होती। ठीक है। कोई भी ग्रंथि नहीं होती। कोई भी ग्रंथि नहीं होगी तो कोई भी इसमें एंजाइम नहीं होगा, कोई भी इसमें हार्मोन नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऐसा बदल बदल के पूछेगा आपसे आगे पीछे करके। तो खाना नहीं पचता है इसमें, कोई ग्रंथि नहीं होती है, खाना ग्रंथि नहीं है तभी तो खाना नहीं पचेगा, और ग्रंथि नहीं है तो एंजाइम भी नहीं निकलेगा, हार्मोन भी नहीं निकलेगा, है ना। इतना क्लियर है। तो फिर करता क्या है ये कुछ नहीं करता। इसका जो काम है वो है खाना को आगे बढ़ाना। खाना को क्या करना? आगे बढ़ाना। बस बस इसका यही काम है, खाना को आगे बढ़ाना। मतलब माउथ का जो खाना है वो कहाँ तक आ जाए? वो स्टमक तक आ जाए, स्टमक तक आ जाए, बस इतना काम है इसका। तो ये यहाँ से आ जाता है। और जब ये खाना आता है तो ये किस गति से आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इस यूसोफेगस में गति होती है, खाने की मोशन होता है, वो किस प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो उस गति का नाम है कृमानुकुंचन। इसको याद रख लेना भाई साहब, कृमानुकुंचन। कृमानुकुंचन गति से खाना आगे बढ़ता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं पेरिस्टालिसिस। क्या कहते हैं भैया? पेरिस्टालिस, पेरिस्टालिसिस, है ना। तो ये क्रमानुकुंचन गति से खामे। अब आप कहेंगे क्रमानुकुंचन क्या है, इसको समझाओ। तो क्रमानुकुंचन कुछ नहीं है। क्रमानुकुंचन का मतलब है क्रम से आगे बढ़ना। क्या होना? क्रम से आगे बढ़ना। क्रम से आगे बढ़ना किसका? खाने का। कैसे? अपने आप। होता क्या है, जैसे खाने का टुकड़ा यहाँ है, तो खाने का टुकड़ा जब निवाला यहाँ है तो ये जो बॉल है, इसकी जो भित्ति है, ये इस खाने पर दबाव लगाएगी, ऐसी ऐसी होगी और दबाव लग जाएगा। ऐसी ऐसी होगी, दबाव लग जाएगा, खाना का निवाला आगे बढ़ जाएगा। फिर वहां की कोशिकाएं दबाव लगाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी। इस तरीके से खाना आगे बढ़ता जाता है। और इसी बढ़े हुए खाने को हम क्या कहते हैं? इसी बढ़े हुए खाने को हम क्रमानुकुंचन कहते हैं। ठीक है। तो बस इतना याद रखो, सफिशियंट है। यहाँ पर जब आप खाना खाते हैं तो इसी के साथ साथ एक नली और होती है यहाँ पर, ये वाली। ये जो नली है इसको कहते हैं हम श्वास नली। क्या कहते हैं भैया? श्वास नली, ट्रैकिया भी कहते हैं इंग्लिश में। तो जो श्वास नली है, वो श्वास नली हमारे इसी नली के साथ जुड़ी होती है। लेकिन खाना जब आप खाते हैं तो वो इसमें जाता है। खाना जब खाते हैं तो वो इसमें जाता है, और जब हवा लेते हैं तो वो इसमें जाती है, श्वास नली में। ये इसका बेसिक अंतर है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ एक पतली सी, पतला छोटा सा एक मान लो ऊतक होता है, या छोटा सा आप एक त्वचा मान सकते हैं, या छोटा सा एक आप अंग मान सकते हैं, है ना, जिसको कहते हैं एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस, एपीग्लोटस होता है यहाँ पर। और एपीग्लोटस जो है वो खाने को आहार नाल में, एपीग्लोटस जो होता है वो खाने को आहार नाल में जाने देता है, और सांस को ट्रकिया में जाने देता है, श्वास नली में जाने देता है ना। ये ऑटोमेटिकली काम करता है। तो इतना यूसुफेगस में आपको याद रखना है। ठीक है। इतना सफिशियंट है, इतना सफिशियंट है। समझ में आ रहा है तो यस सर बोलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें पढ़ना है आमाशय के बारे में, कि जो आमाशय है, इस आमाशय का क्या रोल है हमारी बॉडी में। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टोमक। क्या कहते हैं भैया? स्टोमक। स्टोमक क्या होता है सर जी, बता दीजिए। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि स्टोमक का चित्र ये है।
ये आपकी आहार नाल है मान लो। ये ये जो है केतली के आकार का, केतली के आकार का जो होता है ये स्टमक होता है। पूरा चित्र आज मैं बना ही देता हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ये यहाँ से नीचे से आती है और इस तरीके से यहाँ गुच्छनुमा फैली रहती है, इसको बोलते हैं छोटी आंत, जिसका वीडियो हम पढ़ेंगे। और यहाँ से बड़ी आंत से खाना होते हुए बाहर निकल जाता है। तो इस वाले भाग को कहते हैं क्या? आमाशय। ठीक है, इसको आमाशय कहते हैं, और बाकी के ये वाले भाग हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आमाशय में सबसे पहले तो इसका शेप एंड साइज, शेप एंड अगर आपसे साइज पूछे तो आप क्या कहेंगे कि ये केतली के आकार का होता है। ये कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे, है ना। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि किस आकार का होता है, तो केतली। केतली जानते हैं ना, चाय आय करते हैं वो चाय करने वाली, चाय वाला रखा रहता है वो। ठीक है, अगर इसके आपके पार्ट पूछे कि भाई आमाशय के कितने, जनरली आपसे नाम नहीं पूछेगा, जनरली आपसे नाम नहीं पूछेगा। जब आप बड़े किसी ऐसे एग्जाम नीट वगैरह की तैयारी करेंगे, है ना, एमबीबीएस के लिए, तब वहां इसके नाम पूछेगा। लेकिन अपने ये जो वनडे एग्जाम है इसमें केवल ये पूछेगा कि कितने टाइप होते हैं, टाइप बस बता दो, बात खत्म। तो आमाशय के जो प्रकार हैं, वो भाग हैं, वो 3 भाग हैं। पहला भाग है पाइलोरिक, एक पाइलोरिक भाग होता है, कार्डियक, और एक होता है फंडिक। ये 3 भाग होते हैं, ठीक है, किसके? आपके आमाशय के। अगर इसके मेम्ब्रेन की बात करें तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाती है। करती क्या है? म्यूकस निकालती है। करती क्या है? म्यूकस निकालती है। म्यूकस क्या है? चिपचिपा भाग, चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा पदार्थ करता क्या है? कोई भी खाना आपने खाया, ऐसा खाना जो खराब है, खतरनाक है, जो आपके डाइजेशन को गड़बड़ कर सकता है, तो ये चिपचिपा म्यूकस निकलता है। और ये जो म्यूकस है वो इस वाले यहां से निकलता है। ये वाली जो बॉल दिख रही है आपको, ये वाली बॉल दिख रही है ना, इस दीवार से निकलता है। और यहाँ पर खाना चिपक नहीं पाता, यहाँ पर नहीं। तो आपने खाया, कुछ ऐसा खा लिया, वो यहीं पर सेट हो गया, यहाँ पर सेट हो जाएगा तो समस्या बन जाएगी। फिर आपको बेचैनी होने लगेगी, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, है ना। तो हमारा शरीर भी आधा डॉक्टर, आधे से ज़्यादा डॉक्टर है। 90% जो डॉक्टर है वो हमारा शरीर है, बाकी 10% डॉक्टर अपना काम करता है। तो बॉडी कहीं ना कहीं हमें अपने आप एडजस्ट करती है, तो ये खुद चिपकने नहीं देता म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं भैया? जठर ग्रंथि। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जठर ग्रंथि कहाँ होती है। जठर ग्रंथि कहाँ होती है तो आपको बताना है आमाशय में। ठीक है, जठर ग्रंथि कहाँ होती है? आमाशय में। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है? आमाशय में। करती क्या है? करती क्या है? करती क्या है? जठर रस को निकालती है। जठर रस को निकालती है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती है। गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती है। गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती है। गैस्ट्रिक जूस करता क्या है? पाचन करता है ना। गैस्ट्रिक जूस करता क्या है? पाचन करता है। रामदेव बाबा की भाषा में जठर अग्नि कहते हैं। अग्नि कहते हैं ना, यहाँ अग्नि जल रही है, इसलिए रामदेव बाबा बार बार कहते हैं कि भाई खाना खाने के बाद पानी मत पियो। खाना आपने खा लिया, जठर रस निकला, जठर अग्नि निकली, अग्नि ने खाने को पचाना शुरू कर दिया, लेकिन आपने अच्छा लेके पानी पी लिया। तो पानी जब पी लिया तो जठर रस क्या हो गया? पानी में मिल गया। पानी में मिल गया तो पानी पानी हो गया। पानी पानी हो गया तो खाना आपका रखा का रखा रह गया, पच नहीं पाया, सड़ गया, है ना। इसलिए कहते हैं कि पानी पियो। मैं नहीं कहता कि पानी मत पियो, पियो लेकिन थोड़ा सा पियो, जितना खाना के बाद कम से कम पानी हो सके पियो। पियो जरूरी है, दांत को साफ करने के लिए जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा पियो, 1 गिलास पियो बस। तो जठर रस का काम क्या है? खाने को पचाना। तो जठर रस जब नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपको? जठर रस जब नहीं निकलेगा तो आपको हो जाएगी गैस्ट्रिक की बीमारी। शॉर्ट में लोग कहते हैं कि आपको गैस की बीमारी हो गई है। तो गैस की बीमारी जो होती है वो एक्चुअल में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का मतलब आपका जठर रस नहीं निकल रहा। जठर रस नहीं निकल रहा मतलब आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड खराब हो गई है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई है। तो फिर डॉक्टर आर्टिफिशियल तरीके से, टैबलेट के माध्यम से, सिरप के माध्यम से
आपको कुछ ऐसे सब्सटेंस केमिकल कंपाउंड देता है जिसमें जठर गैस्ट्रिक जूस होता है। कई बार आप सिरप को देखना, जब आपको पेट की गड़बड़ी होगी तो सिरप को उठा के देखना, सिरप में लिखा रहता है कंटेंट में, है ना, गैस्ट्रिक जूस इंक्लूडेड इन द सिरप। तो ये समझ में आ गया होगा आपको जठर रस के बारे में पूरा। जठर रस को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो जठर रस का जो काम है वो है खाने को पाचन करना। खाने को पाचन करना, खाना इस जठर रस में क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब एक क्वेश्चन बहुत आईएमपी बनता है कि खाना जब जठर रस में मिलता है तो ये आमाशय में कितने समय तक रहता है। तो आपको लगाना है 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे तक ये खाना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आईएमपी। 3 से 4 घंटे तक खाना रहता है। और दूसरा जो है कि इसका पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान बेसिकली तो होता है, कुछ पुस्तकों में देखो, कुछ पुस्तकों में लिखा है 0.9 से 2 तक, 2.0 तक, ये एक सही लेवल है। इतना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे चला जाता है, लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में लिखा रहता है 1.5 से 1.9 तक। ठीक है, तो आपको हमेशा ऑप्शन में क्या मिलेगा, हमेशा ऑप्शन में 1 से 2 के बीच में मिलेगा एक ऑप्शन। और जो 3 ऑप्शन रहेंगे ना, जो 3 ऑप्शन रहेंगे वो 3 ऑप्शन थोड़ा सा अलग रहेंगे। 3 ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा अलग रहेंगे, 2 के ऊपर रहेंगे सारे 3 ऑप्शन। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम बात करते हैं सेल की, कि भाई कौन सी सेल होती हैं जो आमाशय की दीवार पर पाई जाती हैं। कौन सी सेल हैं जो आमाशय की दीवार पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो भैया कुछ सेलें हैं जो आमाशय की दीवार पर काम करती हैं, जिसमें से एक सेल का मैं नाम बताता हूं, ऑक्सेंटिक सेल। कौन सी सेल भैया, ऑक्सेंटिक सेल। ऑक्सेंटिक सेल क्या करती हैं, ये HCl रिलीज करती हैं। HCl क्या है, अम्ल है। अम्ल क्या करता है, ये भी खाना का पाचन करता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन जो खाना में बैक्टीरिया वायरस या कुछ खराबियां आ जाती हैं तो उनको ये HCl अम्ल क्या है, नष्ट कर देता है। HCl अम्ल क्या है, नष्ट कर देता है, और खाने को सड़ने से बचाता है। खाने को सड़ने से बचाता है, क्योंकि आप देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद अगर उसकी बॉडी ऐसे ही रखी रहे तो वो सड़ जाती है और बदबू देने लगती है। लेकिन अगर उसको हम तेल मिला दें या किसी अम्ल मिला दें, जैसे अचार को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें कुछ अम्ल मिला देते हैं, है ना। कौन सा अम्ल मिलाते हैं, कमेंट करके बताइए। तो अम्ल मिला देते हैं तो खराब नहीं होता। तो वैसे ही खाने में जब HCl मिल जाता है तो वो सड़ता नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि HCl किससे निकलता है, ऑक्सेंटिक सेल से निकलता है। कुछ पुस्तकों में अर्जेंटाफिन सेल भी लिखा रहता है ना, और भी लिखा रहता है। तो कोई सा भी लिखा रहे तो आप समझ जाना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ फैक्टों की हम चर्चा करते हैं, फैक्ट्स पर, कि भाई एक हार्मोन है जो गैस्ट्रिक हार्मोन है। ये क्या है, गैस्ट्रिक हार्मोन है। ये कहाँ निकलता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा आमाशय में। गैस्ट्रिन हार्मोन, देखो गैस्ट्रिक जूस अलग है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो अलग है, और गैस्ट्रिक हार्मोन जो है वो अलग है। गैस्ट्रिक जूस जो है ये पाचन करता है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो ये पाचन करता है, लेकिन गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करता है, ये भूख और प्यास का अनुभव कराता है। भूख प्यास का अनुभव कराता है, और ये संकेत किसको भेजता है, ये संकेत भेजता है ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन को संकेत पहुंचता है और भूख प्यास का आभास होता है गैस्ट्रिक हार्मोन से। कुछ चीजें हमारे दिमाग में भी होती हैं, ब्रेन में भी होती हैं, कुछ पार्ट्स जो भूख प्यास का अनुभव कराते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे ब्रेन वाले सिस्टम में। यहाँ केवल हम स्टमक वाले पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए, विटामिन का जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, जो विटामिन का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, यहीं होता है। जितने भी सारे विटामिन आप खाते हैं, विटामिन A B C D E और K, ये सब विटामिन यहीं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन समझिएगा, लेकिन यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। जो आपका आमाशय है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसी भी प्रकार से नहीं होता है।
फिर आप कहेंगे कहाँ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, माउथ से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिर आमाशय में क्या होता है ये बता दो भैया हमें। तो आमाशय में तीन चीज़ों का काम होता है, तीन चीज़ों पर काम होता है। सबसे पहला है, सबसे पहला जो है वो है आपका विटामिन, विटामिन को अवशोषित करेगा। दूसरा काम है, दूसरा काम है कि उसमें HCl मिला देगा। तीसरा काम है उसमें ये गैस्ट्रिक जूस मिला देगा। ठीक है, चौथा काम है ये पेप्सिन मिलाएगा। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आमाशय से हो जाता है। पेप्सिन, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करने लगता है। और एक और होता है कैसिनोजन, एक और क्या होता है भैया, कैसिनोजन होता है। तो जो कैसिनोजन, जो रेनिन होता है वो कैसीन, जो रेनिन होता है, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। ठीक है, तो जो रेनिन होता है ये आपका कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मतलब दूध वाली अगर आपने चीज़ें खा ली तो दूध को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये दो होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को पाचित करता है। पेप्सिन के बाद ट्रिप्सिन भी है, एरिप्सिन भी है, वो आगे है समझाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पेप्सिन, दाल जैसे दाल खा ली तो पेप्सिन पचाएगा, दूध पी लिया तो रेनिन डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, HCl का काम आपको बता दिया है, इसका बता दिया, इसका बता दिया है। याद रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन यहाँ कतई नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखें, यहाँ से लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें सफिशियंट हैं। अब एक अंतिम फैक्ट बचा है, एंडोस्कोपी। क्या बचा है अंतिम पॉइंट, एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी क्या है भैया, एंडोस्कोपी कुछ नहीं है। एंडोस्कोपी जो है वो आपके पेट की जांच है, पेट की आंतरिक जांच है। जैसे पेट एट में जब ज़्यादा समस्या हो जाती है तो डॉक्टर आपको सलाह देता है कि भैया एंडोस्कोपी कराओ, नहीं तो आप बच नहीं पाओगे। तो एक लीड होती है, लीड, एक लीड होती है, उसके ऊपर लगा रहता है कैमरा, है ना। एक लीड होती है इस तरीके से मान लो, ऐसी, और इसके ऊपर यहाँ लगा रहता है कैमरा, है ना। ये लीड होती है ऐसी, और इसमें यहाँ कैमरा लगा होता है। इस लीड को आपके मुंह के अंदर से डाला जाता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और चेक कर लिया जाता है कि आपके अंदर कौन सी समस्या है। ये कैमरा जब जाएगा तो कैमरा अंदर की फोटो दिखाएगा, और फोटो दिखाएगा तो डॉक्टर स्क्रीन पे पूरा देख पाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या समस्या है, और उसका फिर वो ट्रीटमेंट दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि पेट की जांच करने के लिए क्या है, तो एंडोस्कोपी। एक क्वेश्चन बताए एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो एंडोस्कोपी जो है वो इस तरीके से किरण जाती है और ये अंदर पहुंच जाती है। ठीक है, ये अंदर पहुंच जाती है, तो इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर काम करता है। पूर्ण मतलब टोटल हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक टोटल हो रहा है। आंतरिक मतलब इस नली के अंदर है। और परावर्तन का मतलब यहाँ गया लौट गया, यहाँ गया लौट गया, यहाँ गया लौट गया, यहाँ गया लौट लौट रहा है, मतलब परावर्तन हो रहा है। तो ये एक जांच है। एंडोस्कोपी के अलावा कोलोनोस्कोपी भी होती है, बहुत सारी होती हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो डॉक्टरों का काम है ना। कभी डॉक्टर वॉक्टर की तैयारी करो तो वो आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो हम अगली क्लास में लाएंगे, आगे वाले सेशन को। तो आपको सेशनों को कंटिन्यू देखना है, एक के बाद एक देखना है, ताकि निरंतरता बनी रहे और जो सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से लिंक हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को और अच्छे से क्रम से पढ़ना है, चीज़ों को सिस्टमेटिक पढ़ना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही, सिंह मैथमेटिक्स के नाम से ही प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें, उस पर आपको पूरी क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।